मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजरायल संकट का जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर असर हो रहा है उसके बारे में। ऐसी आम समझ है कि अगर इस चुनाव को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो अभी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, अगर इसमें वो पराजित होती हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण इजरायल को उनकी तरफ से और वो जिस एडमिनिस्ट्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं उसकी तरफ से दिया गया बिना शर्त समर्थन है, अनकंडीशनल सपोर्ट। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने प्रतिरोधी हमला किया इजरायल के ऊपर, उसके तुरंत बाद जो बाइडेन प्रशासन जो है उसने बेहिचक बिना किसी शर्त के उसने इजरायल को समर्थन दिया है। बल्कि उस समय जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो इजरायल तुरंत गए थे जैसे ही ये हमला हुआ और वहाँ जाकर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ एक यहूदी के रूप में आया हूँ। इस बयान ने एक बहुत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा संदेश भेजा कि जिसका कि अमेरिका की दीर्घकालिक छवि पर असर पड़ा। क्योंकि अमेरिका का अगर विदेश मंत्री वहाँ के राष्ट्रपति धार्मिक आधार पर, अपनी आस्था के आधार पर अपनी विदेश नीति को तय करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। खैर, यह तो तब की बात है, उस समय तो जो बाइडेन राष्ट्रपति थे और ये लगभग तय ही था कि वही अगला चुनाव लड़ेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में उन्हें ये डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो फंडर हैं, जो चंदा देते हैं, बड़े अरबपति, और जो उनको पार्टी के भीतर की जो मशीनरी है, उन्होंने उनको मजबूर किया कि आप चुनाव मत लड़िए। एक तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका जो मानसिक क्षमता है वो 81 साल के होने जा रहे हैं। वो जवाब दे रही है, मानसिक क्षमता जो है किसी भी व्यक्ति की बुढ़ापे में उसकी जो क्षमताएं हैं वो कमज़ोर होती हैं। ये कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है, लेकिन उसमें एक सिंपल सी बात ये होती है कि जब आपकी क्षमता कमज़ोर हो रही हो तो आपको किसी देश का राष्ट्रपति बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो बाइडेन ने आखिर तक कोशिश की कि वो कैंडिडेट बने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टेलीविज़न बहस में ये साफ हो गया कि उनकी क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता ऐसी नहीं रही है कि वो किसी भी देश का शासन संभाल सकें, तो उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मशीनरी है उसने उन्हें मजबूर किया कि वो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा छोड़ दें। और उसके बाद कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको बिना पार्टी की अंदरूनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है प्राइमरी, जिसमें कि आपको पार्टी के अंदर चुनाव होता है, बिना उस चुनाव में गए हुए कमला हैरिस को उम्मीदवार चुना गया। उम्मीदवार चुना नहीं गया, उम्मीदवार नियुक्त किया गया, उम्मीदवार बना दिया गया। कमला हैरिस उसके बाद से कैंडिडेट हैं, लगभग 2.5-3 महीने हुए। कमला हैरिस ने लगातार, वो पहले ये कह रही थी जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आप राष्ट्रपति होती तो एक ऐसा काम बताइए जो आप अलग करती। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के रूप में फैसले किए वो आप नहीं करती, बल्कि आप कुछ उससे अलग किस्म के फैसले करती। उन्होंने कहा कि मैं एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिससे मैं असहमत थी, मैं सारे वही फैसले करती जो बाइडेन ने किया। यानी उसमें यह भी शामिल है कि इजरायल को कूटनीतिक समर्थन दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में जब इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उसे वीटो किया गया, तो वो उन्होंने उन सारी बातों से अपने को जोड़ा। जबकि अमेरिका में इस बात को लेकर वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो अरब मुस्लिम्स हैं, जो अरब देशों से आकर
मुस्लिम्स वहाँ का नागरिक बने हैं और वहाँ के वोटर हैं। अगर हम लोग उनकी बात करें तो उनमें इसको लेके बहुत नाराज़गी है, नौजवानों में और छात्रों में, स्टूडेंट्स में बहुत नाराज़गी है। और ये हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों पहले हमने देखा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरह स्टूडेंट्स आए, उन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया, उनको जबरन हटाया गया पुलिस की मदद से। और ये कोई एक दो यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, दर्जनों अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ये कैंप लगे। ये सभी लोग जो आज सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हालांकि अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इजराइल गजा में क्या कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, इसको बहुत तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से उनके पास वीडियो आते हैं, सूचनाएं आती हैं, जो डिस्कशन है पश्चिम एशिया को लेकर वह उनके पास पहुंचता है। उनमें जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर भारी नाराज़गी है और बाइडेन प्रशासन से इस बात को लेकर भारी नाराज़गी है कि उसने इस सारे जो एक मानव विरोधी काम है, जो युद्ध अपराध है, उसमें वो सहभागी बना है। अब चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, उसका असर दिख रहा है। असर इस रूप में दिख रहा है कि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में ये जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर हैं, जो नौजवान वोटर हैं, वो उन्होंने एक अलग अलग समूह बनाए हैं जो अपने को अनकमिटेड कहते हैं, यानी वो उनका कोई कमिटमेंट नहीं है, खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये वोट बहुत अहम है क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें बहुत ही ये कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर इस रूप में है कि आप अगर ओपिनियन पोल्स को देखें तो अभी तक, जबकि मतदान में सिर्फ एक हफ्ता बचा है, अगले मंगलवार को वहाँ वोट पड़ेंगे, उसी दिन काउंटिंग होगी, उसी दिन नतीजा भी पता चल जाएगा। हालांकि तब तक हम लोगों के यहाँ बुधवार हो चुका होगा। तो उसमें जो ये कड़ी टक्कर है उसके बीच में अगर ये 2-4-5% वोट का, खासकर जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं, वहाँ फर्क पड़ता है तो उसका बहुत असर होगा। अमेरिका का जो चुनाव होता है उसमें जो नेशनल वोटिंग होती है उसका जो परसेंटेज होता है वो अब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वहाँ पर मायने ये रखता है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट हैं वहाँ क्या होता है। बैटल ग्राउंड स्टेट वो हैं जहाँ जो स्विंग करते हैं, जो कभी किसी इलेक्शन में एक तरफ चले जाते हैं, किसी इलेक्शन में दूसरी तरफ चले जाते हैं। बाकी जो स्टेट हैं इस चुनाव में ऐसे 7 बैटल ग्राउंड स्टेट माने जा रहे हैं। इन्हें स्विंग स्टेट भी कहा जाता है, टॉसअप स्टेट भी कहा जाता है। ये जो स्विंग स्टेट हैं ये ऐसे 7 हैं जो इस चुनाव का नतीजा तय करेंगे। बाकी जो उनके 43 स्टेट हैं, इसके अलावा उनका 1-2 और एरियाज हैं जो फुल स्टेट नहीं हैं लेकिन वहाँ भी वोटिंग होती है। उन जगहों पर क्या होता है वो इसलिए मायने नहीं रखता है कि क्योंकि वहाँ वोटर्स का संकेंद्रण, उनका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से है कि उसमें कोई एक पार्टी का बहुत ही भारी पड़ती है। जैसे कैलिफोर्निया स्टेट है, ये मान के चला जाता है कि वहाँ से डेमोक्रेट जीतेंगे। इसी तरह टेक्सास है, उसके बारे में मानकर चला जाता है कि वहाँ से रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। लेकिन जो 7 स्टेट हैं जिनमें पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, मिशिगन और कुछ ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं और एक बार फिर से करने वाले हैं। इन राज्यों में देखा यह गया है कि अगर 1-2% वोट भी इधर से उधर होता है तो उसका बहुत असर होता है। अभी एक पेंसिल्वेनिया राज्य जिसे इस बार बहुत ही अहम माना जा रहा है, वहाँ का एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि वहाँ पर जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट हैं, ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट हैं जिल स्टाइन, उनको 4 से 5% वोट मिलने की संभावना है। और ये 4-5% वही लोग हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर रहते हैं, जिसमें जो कि अल्पसंख्यक हैं, अरब ओरिजिन के अमेरिकन्स हैं या फिर नौजवान वोटर हैं जो यूनिवर्सिटी में हैं, जो
अभी कॉलेज गोइंग हैं, ऐसे वोटर हैं। तो ये जो वोटर हैं ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ क्या होना है। अब ये सिर्फ पेंसिल्वेनिया की कहानी नहीं है। पेंसिल्वेनिया का तो अभी सर्वे आया है, दूसरे स्टेट्स में भी। मिशिगन में तो स्थिति ये है कि वहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो संगठन है उसने खुले आम डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का फैसला किया है। ये बहुत ही अप्रत्याशित है, क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं या जो बाहर से आकर अमेरिका के नागरिक बने वह उन समुदायों के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नीतियां हैं पहले कुछ उदार होती थी। वो जो बाहर से आए हुए लोग उनके पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में, जो ब्लैक समुदाय के लोग हैं महिलाओं के पक्ष में। लेकिन इस बार स्थिति हो सकता है कि ध्रुवीकरण ज़्यादातर यही हो, लेकिन वो पूरी तरह से होगा इसकी संभावना नहीं दिख रही है। और यह जो चीज़ है ये चुनाव में डिसाइसिव हो सकता है, निर्णायक हो सकता है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो इजराइल के लिए अत्यधिक लगाव डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस ने दिखाया है, बार बार ये कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, चाहे वो जैसे करे, उसमें भले वो जेनोसाइड करे, मानव संहार करे। ये बोलते वो नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही होता है। इसका जो असर है वो समझा जाता है कि कमला हैरिस को बहुत भारी पड़ रहा है। और जैसा कि हमने आरंभ में बात की कि अगर वो चुनाव हारती हैं तो उसमें इस पहलू का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। अब गौर करने की बात यह है कि कमला हैरिस ने अभी जब चुनाव 10 दिन बचा तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जो बाइडेन प्रशासन की जो नीतियां थी उसमें कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है, मैं उसमें बदलाव करूंगी। यानी उन्होंने तब के फैसलों से अपने को अलग दिखाना शुरू किया। लेकिन ये लास्ट स्टेज में बदली गई स्ट्रेटजी का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और वहाँ पड़ भी वो नहीं रहा है। वैसे भी चुनाव की जो कुल सेटिंग है वो बहुत डेमोक्रेटिक्स के फेवर में नहीं है। डेमोक्रेट्स के फेवर में सिर्फ उनके पक्ष में सिर्फ यही बात है कि डेमोक्रेट्स को ट्रंप का भय दिखाकर, ट्रंप फोबिया, कि ट्रंप आएंगे तो वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। ट्रंप जो हैं वो तानाशाही किस्म के व्यक्ति हैं, वो नियम कानून नहीं मानते हैं। उन्होंने उनका जो पिछला समय था उसमें उनका जो रिकॉर्ड था कि कोविड के समय में उन्होंने साइंस को नहीं माना। वो जलवायु परिवर्तन को चुनौती देते हैं कि उनका ये कहना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। वो एक तरह से अनसाइंटिफिक एटीट्यूड के लीडर हैं। ये सारे उनका भय दिखाकर डेमोक्रेट्स अब वोट बटोरने की कोशिश पहले से ही इस चुनाव में कर रहे थे। दूसरी जो उनका एजेंडा है, खासकर जो गर्भपात का अधिकार अमेरिका में 1973 में मिला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बदल दिया, पलट दिया। अब कमला हैरिस चूँकि महिला भी हैं और वो महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हैं। अब वो लगातार अपने भाषणों में कह रही हैं कि महिलाएं अगर अपने बॉडी पर अपना अधिकार चाहती हैं तो वो हमको वोट दें, नहीं तो अगर ट्रंप आए तो उनके बॉडी पर उनका अधिकार नहीं रह जाएगा। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में पहले भी आ रहे थे और आज भी लगते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके पक्ष में नहीं है। महंगाई का सवाल है, महंगाई रोकने में डेमोक्रेट्स जो हैं वो नाकाम रहे हैं। इसके अलावा जो लोगों का जीवन स्तर, लोगों की जो आमदनी है, और ये जो ब्याज दर बढ़ाया गया महंगाई रोकने के लिए, उससे क्रेडिट कार्ड का जो बोझ बढ़ा, मकान का जो कर्ज होता है उसका बोझ बढ़ा, इन सब को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अमेरिकी समाज में आम लोगों के बीच यह बातें मीडिया की सुर्खियों में नहीं आती हैं, क्योंकि मीडिया की सुर्खियों में ग्रोथ रेट और जो एक ऑफिशियल डेटा होता है रोजगार वगैरह का वो आता है। वो रोजगार किस किस्म का है, क्या वो ऐसा रोजगार है जो कि लोगों को की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सारे सवाल उसमें डिस्कस नहीं होते हैं। लेकिन आम लोगों को जब इसे भुगतना पड़ता है और वो पार्टी जो सत्ता में है उनकी निगाह उसके ऊपर होती है कि इसने 4 साल में हमारे जीवन को, हमारे जीवन स्तर को निगेटिवली अफेक्ट किया है,
तो ये सारे सवाल तो पहले से भी इनके खिलाफ थे। अब ये जो इजराइल का सवाल आया, ये जो मानव संहार का सवाल आया, जेनोसाइड का, यह सवाल डेमोक्रेट्स को महंगा पड़ रहा है। और जब 5 नवंबर को मतदान होगा, उसके जब नतीजे आएंगे, तो ये आम अनुमान है कि ये उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आज बस इतना ही। हम फिर आपके पास आएंगे किसी नए विषय पर अपडेट लेकर। आज आप सबको नमस्कार।